धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 41 खतरनाक बॉम्बर विमान तबाह हो गए। रूस को करीब 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यूक्रेन की इस कार्रवाई ने रूस की सैन्य ताकत को गहरा झटका दिया, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ा दी। यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन कूद पड़ा है। अमेरिका एक और शांति की बात कर रहा है तो दूसरी ओर जंग की आग को भड़का रहा है, और इन सब के बीच पुतिन आग बबूला है। यूक्रेन पर पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। खबर है कि रूस के एटमी कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन परमाणु बटन दबाने वाले हैं? क्या परमाणु युद्ध होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है? क्या महायुद्ध का आरंभ होने वाला है? क्या परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस पर बारूदी प्रहार के आगे वर्ल्ड वॉर है? पूरी दुनिया में इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के हवाई ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। जेलेंस्की ने ड्रोन के बारूदी प्रहार से पुतिन की सेना में हाहाकार मचा दिया। रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया। पुतिन के 41 बॉम्बर विमान को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर से उड़ाए, जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। अनुमान के मुताबिक रूस के 30% से ज्यादा बमवर्षक बेड़े Tu-95, Tu-22 और A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से नुकसान हुआ। रूस पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला था। 1.5 साल की प्लानिंग के बाद सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को बर्बाद किया। इस अटैक ने पुतिन को हिलाकर रख दिया, पुतिन को क्रोध से भर दिया। पुतिन का माथा तब और गर्म हो गया जब इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन पूरी तरह से उचित और योग्य है। हम एक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी तर्कसंगत और सम्मानजनक कदम भी उठाते हैं जो एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की ओर ले जा सकते हैं। रूसियों के सामने हमने जो यूक्रेनी प्रस्ताव पेश किया है वह तार्किक और यथार्थवादी है। जेलेंस्की के इस बयान ने पुतिन को आग बबूला कर दिया। ड्रोन अटैक ने रूसी राष्ट्रपति को गुस्से से भर दिया और दुनिया जानती है कि अगर पुतिन का दिमाग सनका तो तबाही से कोई रोक नहीं सकता। यूक्रेन की बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के एटॉमिक कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सैटेलाइट से लोकेशन का डेटा तैयार किया गया। रूस के न्यूक्लियर मिसाइलों के मूवमेंट की खबरें भी सामने आई। यानी साफ है कि रूस बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है, यूक्रेन को दहलाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। अमेरिका भी जंग की आग को भड़का रहा है। सवाल है कि क्या रूस पर गिरी गाज से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्या अब परमाणु युद्ध होगा? क्या यूक्रेन पुतिन के आक्रोश की आग में जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत सीधी सी लाइन है, तबाही की स्क्रिप्ट तैयार। क्या अब इंतजार है वर्ल्ड वॉर का? हम बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है, रूस नहीं रुका तो और हमले करेंगे, हमारे ड्रोन मिशन आगे भी जारी रहेंगे, ऐसा कहा है यूक्रेन ने। हमला इसलिए ताकि रूस की बमबारी रुके। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है, रूस नहीं रुका तो हमले करेंगे, हमारे ड्रोन मिशन आगे भी जारी रहेंगे। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पथिकृत पायने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी आलोक मेहता, पद्मश्री आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ भी इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल जेके बंसल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लड़ाई जंग का एक मैदान है, लड़ाई में टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन जो कुछ यूक्रेन ने किया
या जो कुछ रशिया कर रहा है। मैं यूक्रेन के जवाब से ही बात शुरू करूंगा। कल यूक्रेन ने जिस तरीके से 5 एयरबेसेस पर हमला किया, जिसमें एक एयरबेस तो 4,500 किलोमीटर रूस के अंदर है, इसका असर अब आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अब रूस एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा या उसकी तैयारी कर रहा है? ब्रिटेन ने साफ कह दिया है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर हेली ने, कि हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब अगर ब्रिटेन ऐसी बातें कह रहा है तो क्या अब खेमेबंदी की शुरुआत होगी, और क्या इसका मतलब यह माना जाए कि यह जंग अब बहुत बड़े एरिया में फैलने वाली है, पॉसिबली एक वर्ल्ड वॉर की तरफ? इवनिंग राजीव जी, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहाँ तक खेमेबंदी का सवाल है, ये तो पहले से ही खेमेबंदी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नाटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन, और ये तो एस्केलेट होता ही जा रहा है। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि देखिए, यूक्रेन जब भी कोई हमला करता है तो पलटवार रशिया का बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी, जैसे कि अभी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भाई प्रेसिडेंट पुतिन का पारा या उनका गर्म हो जाता है। ये गर्म गर्म से थोड़ा ही काम चलता है, जो मतलब ये किसी भी तरह से उनको काबू नहीं कर पा रहे यूक्रेन को। यूक्रेन जो है वो भी लगा हुआ है, और लगाने के बाद में अभी एक या तो अपना एक इनको एनालिसिस करना है। और रही बात इस चीज की कि न्यूक्लियर थ्रेट के लिए 4 मई को प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा था कि अभी हमें आवश्यकता नहीं है कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, और जो 2022 से युद्ध चल रहा है, हम अपनी स्ट्रेंथ, जो हमारे नॉन न्यूक्लियर जो कन्वेंशनल वेपन है, उससे इसको हम कंक्लूजन पर ले जाएंगे, जो इसका जो कंक्लूजन होगा। तो ऐसा कहा था। तो मैं बस दो बात यहाँ कहना चाहूंगा कि ना तो अभी कुछ ऐसा है कि कोई न्यूक्लियर वेपन यूज होगा। अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, जो म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, मैड है ये, कि वो तो फिर रशिया भी नहीं बच पाएगा अगर उन्होंने न्यूक्लियर को यूज किया। क्योंकि जो है इसमें फ्रांस के पास में और जो यूके के पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे तैनात भी कर दिए हैं, और फिर अमेरिका भी इसमें कूद जाएगा। और जहां तक रही वर्ल्ड वार की बात, देखिए वर्ल्ड वार तो एक तरह से बड़ा एक्सपेंशन चल ही रहा है, लेकिन जो 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उनमें एक कोई 2 खेमे थे, अभी भी खेमे 2 हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं। रशिया का इंटरेस्ट है कि वो यूक्रेन के एरिया में अपना बफर जोन बनाए, उनके एरिया को कब्जा करे। चाइना का इंटरेस्ट है कि वो जो है ताइवान के ऊपर कब्जा करे। ईरान का इंटरेस्ट है कि वो इजराइल को खत्म करे। इजराइल का इंटरेस्ट है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन ना बनाने दे। तो इस तरह से एक बड़ी एक विचित्र सी समस्या है, जिसका समाधान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, उन मामलों को जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से सुलझाया जाए। अभी भी तो वार्तालाप होने जा रही है, जो है तुर्की के अंदर में, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में। और जो यूक्रेन ने खुद कहा है कि भाई एक लेवरेज उनको मिलेगा, इसलिए उन्होंने अटैक किया है। रशिया अपनी बात करता है, लेकिन रशिया को या तो जो वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रही, नंबर 1। दूसरा जो है ना, एक जो अभी नाटो का और यूरोप का है, उनका ये कहना है कि आप जो अभी कर्च ब्रिज पे अटैक करके रशिया को जो क्रीमिया से काट दिया जाएगा। तो ये कोई डरने वाले नहीं है, वो कितना भी अपना एफर्ट्स कर लें। बल्कि हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिश की और उस समय उनकी तरफ अपना रुख दिखाया, लेकिन जो प्रेसिडेंट पुतिन अपने इस पे डटे हुए हैं कि भाई वो बफर जोन बनाएंगे, एरिया वहां से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो ये कहा गया है जो यूक्रेन ने कि भाई हम जो अपना एरिया नहीं देंगे, तो ये तो और हो सकता है इस चक्कर में यू नेवर नो युद्ध किस तरफ वही युद्ध किस तरफ आ जाए। हमें भी इंतजार इस बात का है कि रूस किस तरीके से जवाब देता है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद आगे का रुख करूंगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने अपने सैन्य भंडार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सैन्य कारखाने निर्माण के लिए ब्रिटेन ने अपना बजट बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने सैन्य भंडार बढ़ाना शुरू किया है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर हेली ने साफ कह दिया है कि ये अब रूस के साथ जंग की हालत में आगे बढ़ता हुआ मामला दिखाई पड़ रहा है। अगर ब्रिटेन यहां पर यह बात कर रहा है, ब्रिटेन ये तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमारा यह सवाल है, क्या परमाणु युद्ध की आहट है? क्या इसके लिए घबराने की जरूरत है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर अब आगे बढ़ सकता है? मैं एक एक करके आगे यहां पर बढ़ता हूं। सबसे पहले पथिकृत पायने में आपका रुख यहां पर कर लेता हूं, उसके बाद एम्बेसडर सुरेश गोयल आपके पास आता हूं। पथिकृत पायने, ब्रिटेन अगर यह बात कह रहा है कि हम अपना डिफेंस के लिए अब हम तैयारी शुरू करेंगे, बजट बढ़ाएंगे और हमें युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है,
अगर ब्रिटेन ये कह रहा है तो क्या नाटो ब्रिटेन के साथ आके खड़ा नहीं होगा? और अगर नाटो खड़ा होगा तो फिर ये हालात कहां तक जाते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं? इस बीच मेरे साथ आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं। पथिकृत पायने, नहीं, पहली चीज है ये जो ब्रिटेन ये बोल रहा है इसका मतलब ये है चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि ये पूरा लड़ाई पहले से ही है रशिया और नेटो के बीच है। यूक्रेन तो एक वो सिर्फ एक पॉन है जिसको कहते हैं, इसको टट्टू है, इसको बनाया गया है कि लड़ो सामने आके, इट्स अ फ्रंट। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो पहले जैसे मैंने कहा कि ये रशिया नेटो का लड़ाई है, यूक्रेन के साथ है ही नहीं, इसी वजह से ब्रिटेन तड़प रहा है। नहीं तो अगर ये यूक्रेन और रशिया का लड़ाई होता तो फिर ब्रिटेन क्यों तड़पता? इसका मतलब है सारे जो हथियार यूक्रेन के पास है ये दिया जा रहा है। ये भी जो अटैक हुआ है, आपको लगता है कि इस तरह का जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को अटैक करे 2000 किलोमीटर अंदर रशिया का, क्या ये हो सकता है कि यूक्रेन इस तरह का अटैक करेंगे नेटो के परमिशन के बिना? क्या ये हो सकता है कि यूक्रेन इस तरह का अटैक करेंगे शायद अमेरिका के परमिशन के बिना? तो ये सबकी रजामंदी थी, इसलिए किया। दूसरी चीज है, आज तक हम जिसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। पहला जो जिसको विश्व युद्ध कहा जाता है 1914 साल में जो शुरू हुआ था, और सेकंड वाला जो 1939 में शुरू हुआ था, दोनों ही यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था। ये तो बहुत सारे कॉलोनी थे, वो आगे से मजबूरी सबको आना पड़ा। तो पहले दो लड़ाई भी यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है। और इसका जो शुरुआत है, इसका इतिहास में उसमें जाना नहीं चाहता हूं। ये 1200-1300 साल का लड़ाई है बिटवीन द ऑर्थोडॉक्स एंड द वेटिकन। ये एक बहुत दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट यहां पे जो हो रहा है ना, आज ये यूके के तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। जर्मनी कुछ दिन पहले ये बोला कि अब हम कोई लिमिट नहीं रखेंगे यूक्रेन के रेंज ऑफ मिसाइल के ऊपर। मतलब कोई भी मिसाइल वो ताक सकता है रशिया के तरफ, पूरा मतलब कहीं पे भी पहुंच सकता है। ये जो लड़ाई का शुरुआत है, हमेशा ये बोला जाता है रशिया क्यों यूक्रेन को बफर जोन बनाना चाहता है, ये करना चाहता है। अगर नेटो ये बोल दे कि यूक्रेन में हम अपना बेस नहीं बनाएंगे, अगर नेटो अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बंद कर दे, कोई लड़ाई नहीं होगा। क्या अमेरिका कभी कनाडा में रशियन बेस बनाने देगा? तो मतलब पूरे प्रॉब्लम का जड़ ही है नेटो। ये एक्सपेंशन ऑफ रशिया की बात जो लोग करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, तब तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश को रशिया फिर से ले सकता है, कोई बचाने नहीं आएगा। तो फिर यूक्रेन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यूक्रेन को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से नेटो का हिस्सा बना के वहां पे मिसाइल्स रखने की ये प्लानिंग था, इसी वजह से किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए। अब जो लड़ाई जिस स्थिति पे है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है नहीं। जिस तरह के वेपन सिस्टम यूक्रेन के पास है, ये वाले जो अटैक हुआ था, एक तो है बिना परमिशन के नहीं करेगा। दूसरी चीज है 2000 किलोमीटर दूर, मान लीजिए कि ये कंसाइनमेंट में गया, ट्रक में जाके वहां पर रख दिया। एफपीवी जो ड्रोन्स होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, उसका जो कंट्रोल सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम 2000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में बैठकर कोई कर नहीं पाएगा। मतलब इसका कंट्रोल कहीं और से हो रहा था, नजदीकी, चाहे वो स्कैंडिनेवियन देश हो, स्वीडन, फिनलैंड या कहीं और हो। इस तरह का 1.5 साल का प्रिपरेशन वाला जो एक्शन है, आपको लगता है ये पॉसिबल है विदाउट एनी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी? ये तो बिना CIA, बिना नेटो के, बिना फ्रांस और जर्मनी के इंटेलिजेंस नेटवर्क के हो ही नहीं सकता। इसका सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा था? क्या इसमें स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट था? मैं पूछ रहा हूं। अगर स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट था तो फिर क्या नेटो बोल सकता है, यूएस बोल सकता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं? उसके साथ अगर इसमें अमेरिका बोले कि उसको पता नहीं है, तब तो अमेरिका की तरह फेलियर कोई है नहीं, और इसमें रशिया का भी फेलियर है। और एक लास्ट में मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये बॉम्बर्स बाहर क्यों रखा गया था? ये जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, कोल्ड वॉर के टाइम से जो चल रहा है, उसमें ये एक क्लॉज था कि आप कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं देंगे अपने विपक्ष को, आपने बॉम्बर्स को आपको रनवे आपके टर्माक में रखना पड़ेगा। वो जो एक कोड था कि मैं ओपनली जाके दूसरे देश जो न्यूक्लियर पावर है उसके बॉम्बर्स को नहीं मारूंगा, दैट कोड हैज बीन ब्रोकन बाय यूक्रेन। इसका खामियाजा यूक्रेन को अभी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगले 1 साल में मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा अगर अगले 1 साल में एक टाइम आए कि एक रशियन मिसाइल यूक्रेन के एयर स्पेस के ऊपर जाएगा, यूक्रेन में नहीं गिरेगा, कहीं और गिरेगा। एंड दैट इज वेयर वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट। लेकिन ये 2000 किलोमीटर की बात ही नहीं है। पथिकृत पायने, बेलाया जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बेस है, वो करीब 4000 किलोमीटर अंदर है। वहां तक जाने के लिए कई सारी चीजें, कई सारी बातें सामने आई हैं, मैं उसका भी रुख करूंगा। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक दावा भी किया है। उसने कहा है कि 162 यूक्रेनी ड्रोन हमने मार गिराए और हम यूक्रेन को जल्द और करारा जवाब देंगे।
हमने 162 ड्रोन मार गिराए हैं यूक्रेन के। लेकिन यूक्रेन ने जहां जहां हमला किया है उसने उन गिराए गए ड्रोनों से कहीं ज्यादा इस खतरे को आगे बढ़ाया है कि अब रूस जो हमला करेगा वो शायद फाइनल असॉल्ट होगा। क्या ऐसा होगा तो यूक्रेन का अस्तित्व बचेगा? क्या ऐसा होगा तो नाटो सामने आएगा? तो हम गेस्ट का ही रुख कर रहे हैं, हम गेस्ट का ही इस वक्त रुख कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल, पथिकृत पायने, सुरेश कुमार गोयल, सभी लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेश कुमार गोयल सर, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है? क्या रूस का ऐसा कहना कि हमने 162 ड्रोन गिरा दिए हैं और अब हम जल्द करारा जवाब देंगे, ये एक ऐसी चीज के लिए तैयार होने को हमको बोल रहा है जो वाकई एक बड़े खतरे की घंटी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 साल पहले जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, उसका हमको सबको मालूम है कि ओरिजिनल क्या था। ये उस टाइम पर जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए कि यूक्रेन ने नोटिस दिया बकायदा कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। वो नाटो के एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसका इंटेंशन क्लियरली आ गया था कि नाटो का मेंबर बनना है। जब 1991 में सोवियत कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उस टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेकर थे वो गए थे, बातचीत हुई थी इस टाइम पर। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड एक हद से ज्यादा नहीं होगा। 1-2 कंट्रीज हैं जो मेंबर बनेंगी, लेकिन जो अभी सोवियत यूनियन से अलग कंट्रीज हुई हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगी, ताकि एक ये जो कोल्ड वॉर कंडीशन या जो रशियन फेडरेशन को एक थ्रेट महसूस ना हो कि उसकी सिक्योरिटी खतरे में है। उसके बावजूद 10 साल के अंदर अंदर काफी सारी कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी और पहले जो सोवियत यूनियन के वार्सो पैक्ट का हिस्सा थी, वो अलग होकर के उन्होंने नाटो में ज्वाइन करना शुरू कर दिया। एक तरह से अगर देखा जाए तो यूक्रेन वॉज द लास्ट फ्रंटियर। जब यूक्रेन ने भी ये कहना शुरू किया कि वो नाटो ज्वाइन करेगा, तो नाटो की जो पावर थी, नाटो की प्रेजेंस बिल्कुल रशियन बॉर्डर्स के ऊपर आ गई है। तो रशिया इस चीज को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो पहली बात तो ये है कि शुरू से ही ये साफ था कि ये जो वॉर है, जिसमें इसके 2 रूप हैं, 2 चीजें हैं। एक तो ये जो 1991 में जो कोल्ड वॉर खत्म हुई, लेकिन यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होगा, वो कोई तैयार नहीं हो पाया, और वो एक तरह से अभी भी तैयार नहीं हो पाया है। तो ये जो शुरू हुआ वो यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए लड़ाई थी, नंबर 1। नंबर 2, वो लड़ाई थी इसमें यूक्रेन की कोई बात नहीं है, यूक्रेन खाली एक कौन है, प्यादा है ये। लेकिन ये लड़ाई थी कि अल्टीमेटली यूरोप में कौन सुप्रीम है, वर्चस्व किसका है, रशिया का या यूरोप का। यूरोप, यूएसए बाद में आएगा, लेकिन ये बेसिकली यूरोप की लड़ाई थी कि यूरोप अपना नाटो के थ्रू वर्चस्व दोबारा से एस्टेब्लिश करना चाहता था कि यूक्रेन सुप्रीम है, यूरोप सुप्रीम है। अब वो चीज भी जो है रशिया के लिए एक खतरे वाली चीज थी। और जब तक ये दोनों चीजें हल नहीं हो जाती हैं, और ये बात साफ साफ है कि जब तक ये दोनों चीजें हल नहीं हो जाती हैं, यूक्रेन की वॉर खत्म होने वाली नहीं है, और ये साबित हो चुका है। आप ये देखिए कि अगर वहां पर टर्की में डेलीगेशन मिलने की बात करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, अगर आप बातचीत करने से पहले इस तरह के हमले करते हैं तो बातचीत में क्या साबित होगा? तो एक तो चीज ये है कि यहाँ पर बातचीत का कोई हल निकलने वाला नहीं है, ठीक है, जब तक कि यूरोप अपनी ये एक साफ नहीं करेगा अपनी नीयत क्या है, वो नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमला बिना यूक्रेन की कनाइवेंस के नहीं हो सकता था। तो अगर यूक्रेन की तरफ से ये हमला हुआ है तो रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये देखना है। रशिया का रिस्पॉन्स आ चुका है सर। मैं उसी बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। जी
मैं उसी बड़ी खबर को बता देता हूं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर, जहां तक जानकारी अब आ रही है, अभी पलटवार कर दिया है। यूक्रेन के खार्किव में मिसाइलों से हमला कर दिया है रूस ने, जिसमें 500 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला हुआ है। रूस के हमले में अभी 13 लोगों के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी चीजें अब बढ़ रही हैं। लड़ यूक्रेन रहा है, लड़ नाटो रहा है। अभी नाटो पर्दे के पीछे है, यूक्रेन पर्दे के आगे है, लेकिन उसका असर यूक्रेन की जमीन पर, रूस की जमीन पर दिखाई दे रहा है। और हम इसीलिए बार बार इस बात को सामने रख रहे हैं कि क्या ड्रोन बम चलेगा, क्या कोई डर्टी बम चलेगा, क्या न्यूक्लियर हो सकता है, क्या यह वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन पथिकृत पायने कह चुके हैं कि यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है, उससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। जब पहले हुआ था तब जो कॉलोनीज थी उन्होंने रिएक्ट जरूर किया था, इस बार अधिकतर देश आजाद हैं और ऐसा होने की बहुत कम उम्मीद जताई जा सकती है। खार्किव में हमला किया है रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल और 500 ड्रोन के इस्तेमाल करते हुए। मेरे साथ आलोक मेहता सर लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, इस पूरी लड़ाई में जो कुछ भी हुआ, आज रूस ने हमला कर दिया, कल यूक्रेन ने किया था, उससे पहले रूस ने किया था, उसके पहले यूक्रेन ने किया था। दोनों एक दूसरे के सामने ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन क्या रूस और अमेरिका को यूक्रेन ने अपने इस हमले से यह संदेश तो नहीं दिया है कि उसे अभी खारिज नहीं किया जा सकता, उसे बाहर बांध लेना ठीक नहीं है? जहां तक रूस यूक्रेन की बात है, क्या अमेरिका के इंटरवेंशन या दखलंदाजी से यह मैसेज तो नहीं दिया जा रहा था यूक्रेन को कि तुम जो कम से कम हो उसे स्वीकार कर लो? देखिए राजीव जी, मैं, हमारे विशेषज्ञ मुझसे ज्यादा काबिल है विदेश मामलों में, रक्षा के भी, लेकिन मैं थोड़ा इनसे हटके एक बात कहूंगा। इस लड़ाई को कल से हम कई दिनों से कहते रहते हैं परमाणु मिसाइल होगा, लड़ाई बम गिरा देंगे। ये देखिए, यूं तो कब कोई पागल हो जाए, तानाशाह बन जाए और दुनिया को तबाह करने लगे, वो अलग बात है। लेकिन ये इतना उस पीड़ा पर, सीमा पर जाने से पहले, एक तो यूक्रेन के उस हिस्से को जहां रशियन बोली जाती है उस पर वो कब्जे की कोशिश है। दूसरा, नेटो, अभी नेटो की सदस्यताकारी, सुरेश जी ने इतना सब बता दिया इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जब उन्होंने कहा कि भाई नेटो इसमें यूक्रेन में घुस जाए और वहां का सब उसको फायदा मिलेगा, तो ये रशिया फिर उसके बाद उसके तेवर तो का होना ही था कि भाई ये अकेला लड़ने के बजाय सबको एक जॉइंट उस समझौते के तहत लड़ेंगे तो ज्यादा समस्या है। अलग से जो सहायता कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है कि वो कर ही रहे हैं। तो शामिल न हुए बिना भी तो वही सब देश, और सबसे ज्यादा ब्रिटेन है या फ्रांस है, जर्मनी है, तो जर्मनी का उसकी भी सीमा पर है तो वो भी चुनौती दे रहा है। अब आपने शुरुआत में भी जो कहा कि ब्रिटेन हथियार बना रहा है, देखिए दूसरा इसीलिए सबसे बड़ा पहलू है कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा आए तो उन्होंने एकदम ऐसा दिखाया जैसे सब वो शांति दुनिया में कर देंगे, कश्मीर में भी करा देंगे, भारत पाकिस्तान में भी करा देंगे, यूक्रेन समझौता बंद करा देंगे। 4 दिन पहले भी उन्होंने कह दिया था मेरी बात हो गई है, पुतिन से 2 घंटा हो गया खत्म। तो लेकिन वहां एक हथियारों की लॉबी है। लगा था कि यदि सब शांति करा देंगे तो मैं तब भी सोचता था कि भाई फिर तो अमेरिका ही बर्बाद हो जाएगा, उनका तो धंधा इसी पे चलता है। हम खाली दवाई का, आम का, पपीते की बात करते हैं, वो हथियारों से दुनिया में उनकी दुकान चलती है, उनका व्यापार चलता है। इसलिए वो लॉबी ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम लड़ोगे। रेगन स्टार वार कहा जाता था, रोनाल्ड रेगन, उस समय भी मैं वहां गया था व्हाइट हाउस में 95 में भी, जब रोनाल्ड रेगन थे, उनको भी बड़ा इस तरह जो आज का युग है ट्रंप का, उससे तुलना कई बार लोग करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां एक लॉबी काम करती है। ब्रिटेन भी हथियार तैयार करता है, फ्रांस भी करता है, बल्कि भारत भी अब बहुत बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। तो वो देशों में ये ठीक है कि हथियार हो, देशों को लगे यूक्रेन को कि भाई आप हमको कोई हथियार देगा, या छोटा लातिन अमेरिका का देश हो, अफ्रीका का देश हो, सब हथियार खरीदे या उन पर निर्भर हो। चीन और रूस और अमेरिका इसमें इस लड़ाई में तो अमेरिका ही सबसे पीछे है। देखिए उसने तो कह दिया मैं सहायता बंद करूंगा, तुम लड़ते हो, यूरोप अपना कब्जा चाहते हो तो मैं ही बंद कर दूंगा नाटो में पैसा देना। आप बताइए ना, फिर कैसे आप कहेंगे कि वो नाटो नहीं शामिल है? वो तो यूरोप के भी क्या, ब्रिटेन की हालत इतनी खराब है, पिछले साल राजीव जी वहां पर कई खाने का सामान यूरोप के कुछ हिस्सों से आना बंद हो गया था। तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति, भारत में लोग गाना गाते हैं, वहां की आबादी के मुकाबले में देखिए हमारा 2 प्रदेश मिला लेंगे तो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां की आर्थिक स्थिति ठीक है, एक बड़ा संपन्न बड़ा देश है, हाथी जो है ऐसे नहीं मारा जाता, मरता नहीं है, कितना ही बूढ़ा हो जाए। तो इसलिए वहां के राजभवन बने, वहां के जो किंगडम है
वहां बीबीसी नहीं बोल सकता, हम लोग तो बोल सकते हैं। वहां बार बार मांग होती है कि काहे के लिए चार्ज पे पैसा खर्च कर रहे हो, राजतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहां, क्योंकि वो कहते हैं इस पे बहुत खर्चा फालतू हो रहा है, तो वहां उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ऐसी नहीं है। जर्मनी में कभी ऐसी स्थिति इतनी आर्थिक परेशानी की नहीं थी। तो युद्ध उनका हल नहीं है, एक अस्तित्व का है कि भाई कल ऐसा ना हो कि जर्मनी में, तो जर्मनी और जापान दो ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही विश्व युद्धों में झेली। वो देश कहते थे कि हम तो हथियारों का वही करेंगे, हम तो सेना को कम रखेंगे, हम हथियारों का कोई बेचेंगे भी नहीं। राजीव जी, लोग जानते नहीं, आज जर्मनी की स्थिति बदली, उसको लगा कि भाई मैं तो अकेला, ब्रिटेन भी मुझसे कुछ कहता है कि हम तो यूरोपीय उसमें ही नहीं रहेंगे, अपना मुद्रा अलग बना लिया, उसने मैं पाउंड ही चलाऊंगा, मैं तो यूरोप ही नहीं मानता। ऐसी स्थिति में फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश भी यूरोप में भी बटे हुए हैं। ब्रिटेन के साथ भी उनकी कितनी पंगा हुआ, यूरोपियन समुदाय से अलग हो गया। इसको विश्व राजनीति में भी आप देखेंगे, परमाणु युद्ध नहीं है। ये सही है कि जितना बमबारी बर्बादी यूक्रेन के, उसको जो कठपुतली बनाया, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं, चारों तरफ से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, खाली आबादी पब्लिक रह जाएगी, तो उसको कैसे वो पलेगा, वो तालिबान से अफगानिस्तान से बदतर स्थिति होगी। वो वियतनाम नहीं है जो अपने आप खड़ा भी हो गया। आप इस स्थिति को तुलना करिए, यूक्रेन और पाकिस्तान लगभग, लेकिन या गाजा से तुलना भी नहीं करिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये लॉबी चाहती है कि वो पाकिस्तान को, अमेरिका ने परसों, राजीव जी परसों, कल हमारा कार्यक्रम था, उसमें मुझे उनकी बात समय नहीं मिला, जल्दी प्रोग्राम खत्म हो गया। हमारे अतिथि कह रहे थे, तब मैं बताना चाहता था कि अमेरिका ने इतने अरब का ऑफर पाकिस्तान को दिया कि हथियार हम देते हैं आपको। काहे की दोस्ती, किससे हथियार बेचना है भाई उनको, या नहीं देना है तो उसके बदले जमीन दे दे, यूरेनियम दे दे। यूक्रेन से भी तो कह रहा है हमें तुम्हारा जो खनिज भंडार है देना चाहिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का खनिज हमको दे दो, तो अमेरिका उसके लिए करता है। तो हम, भारत एक ऐसा देश है, नोबेल प्राइज के लिए चाहे वो कोशिश कितना ही करे ट्रम्प साहब, भारत ही शांति के लिए प्रयास हमेशा करता है। हाँ भाई, शांति का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम, स्वीडन यदि नोबेल प्राइज देता है तो उसको बम गिरा दो आप। हम यदि नोबेल या शांति की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो धमकी देता है उसके लिए हम तैयार हैं, और हम भी कहते हैं कि हम उससे ज्यादा, इसलिए तो उसने भीख मांग करके कहा कि बचा लो मुझे, अब मुझे मत मारिए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के लिए यदि मैं कहूंगा, ये युद्ध, इस्तांबुल पहुंच गया है डेलीगेशन, अभी उसके उन्होंने बातचीत भी वो चल रहा है, तो ये नरम गरम चलता रहेगा। ये कोई कल हमारे जैसे कल कश्मीर केक की तरह नहीं मिलेगा, ऐसे ही यूक्रेन भी ना उसको रूस को मिल सकता है, न यूक्रेन जो है रूस को खत्म कर सकता है। इसलिए लड़ाई के दृश्य रहेंगे। खाली हम ये कह सकते हैं कि मीडिया चैनल के जरिए, एक और अंत में कहूंगा, भारत ही एक देश है जो इस तरह को इतनी पराकाष्ठा पे ले जा रहा है। ब्रिटेन के चैनल देखिए, ब्रिटेन के अखबार देखिए, अब जर्मनी के देखिए, अब अमेरिका के देखिए, कोई ऐसा हल्ला नहीं मचा रहा कि परमाणु बम होने वाला है। केवल भारत एक ऐसा महान देश है जो शांति बनाने के लिए या जनता के बीच एक समझ पैदा करने के लिए, शायद, जबकि मैं उससे असहमत हूं कि कोई परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा है। कोई परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा। लोक सर का ये यहाँ पर एनालिसिस है। लेकिन बड़ी खबर ये कि रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला जो सामने आया है, उसमें रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह करने की बात कही है। हमले के बाद यूक्रेन की फोर्स हाई अलर्ट पर बताई जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में एयर रेड का अलर्ट साउंड कर दिया गया है। यानी अब यूक्रेन के ऊपर रूस हमला कर रहा है और यूक्रेन उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात तय है, यूक्रेन ने कल जो कुछ भी किया है वो जंग हारता है या जीतता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में एक ऐसा पन्ना यूक्रेन ने जरूर लिखा जहां पर उसने 5 एयरबेस को रूस के टारगेट और तबाह करके बता दिया कि उसको आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल जेके बंसल लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, अब रूस के हमले हो रहे हैं, हथियार डिपो पर हो रहे हैं, रूस पलटवार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के इस हमले को हम क्या माने, एक ड्रोन ऑपरेशन या एक खुफिया ऑपरेशन? देखिए, ये खुफिया ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें जो एक बड़े ही सीक्रेट तरीके से ये किया गया है, और ये जो हमले हैं हर बार रिटेलिएट होता है और ये दिखाया जाता है कि रशिया जो है वो खत्म कर देगा यूक्रेन के सभी हथियार। लेकिन कुछ दिन बाद, पहले से ही आप देखो युद्ध का पैटर्न, अब थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा है यूक्रेन को। नेटो देशों का पहले इतना नहीं था, तो तब भी यूक्रेन कुछ दिन के बाद में अटैक करता था। तो अब ये तो चलता ही रहेगा, और चलते रहने में बात ये रहेगी कि जो बार बार ये कहा जाता है कि
नेटो किस लिए बना था? नेटो बना था रशिया के अग्रेशन को रोकने के लिए। अभी नेटो के अंदर में जो इस युद्ध के बाद में फिनलैंड और स्वीडन भी बना है, और फिनलैंड की 1500 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ में है, और रशिया ने उनको पहले धमकाया भी, लेकिन कुछ तो नहीं किया। अब ये यूक्रेन के साथ में क्यों? और मुझे नहीं लगता कि कोई नेटो का देश चाहता था किसी प्रकार का युद्ध, क्योंकि जर्मन चांसलर ओलाफ और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए थे प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए, और उन्होंने युद्ध के लिए मना किया था। और दूसरा, उनके पास में यहाँ पे गैस आती थी, अच्छा व्यापार था। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन ने तो ये कहा था ये अफगानिस्तान के बाद में कि अभी नेटो ब्रेन डेड हो गया, खत्म हो गया है। पर ये जो क्या है कि अमेरिका ने उसको एक गति देने के लिए ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये जो जो रशिया का जो एक सपना है कि वो दोबारा यूएसएसआर बनाए, उस मकसद से यूक्रेन के ऊपर में अटैक किया गया कि और ये मिसकैलकुलेशन हुआ। मिसकैलकुलेशन में ऐसा था कि रशिया को उम्मीद थी कि वहाँ के लोग हमारे समर्थन में होंगे और हम हफ्ते 10 दिन में पूरे रशिया यूक्रेन को अपना कब्जे में कर लेंगे, अपनी एक तरह की गवर्नमेंट को रखेंगे वहाँ पे। अब जो 2014 में जो क्रीमिया को जो जब जब क्रीमिया को अनेक्सेशन किया है, तो यूक्रेन के माइंड में डर तो रहेगा ही ना। हालांकि एक बात मेरी ये भी समझ में नहीं आती कि यूक्रेन इतने जैसे ट्राई कर रहा है और अपने ऊपर हमला भी करा लिया, फिर भी क्या गाना गा रहा है कि मुझे नेटो में रखो। जिसको नेटो में करना था, नेटो को, उन्होंने स्वीडन को और जो फिनलैंड को करना था, वो कोई टाइम ही नहीं लगा। और उसमें जबकि दोनों के लिए ऑब्जेक्शन उठाया तुर्की ने, उस ऑब्जेक्शन को हटा करके नेटो को में शामिल कर लिया गया। तो नेटो तो कभी चाहता ही नहीं था यूक्रेन को अपने में शामिल करना। ये तो फालतू में जो अपनी बर्बादी कराई है यूक्रेन ने, बार बार कह के, जब उनको इस बात का आभास होना चाहिए था कि हमको नेटो में नहीं सम्मिलित होना, तो उसको क्यों कह रहे हैं वो? आप और सही अभी कह भी रहे हैं। कोई आप सही कह रहे हैं। ये नाटो का राग अलापना व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया, समझ में नहीं आ रहा। चैलेंज किसे करना चाहते थे? लेकिन सुरेश जी, क्या आपको लगता है ये जो अब तक का पिछले कई दशकों का सबसे लंबा वॉर हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच में, क्या डिप्लोमेसी इसका हल ढूंढ रही होगी, या फिर आप अब डिप्लोमेसी के लिए करंट सिचुएशन में इसके लिए कोई जगह नहीं देखते कि डिप्लोमेसी कुछ काम कर पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल है डिप्लोमेसी के लिए अभी कोई तैयार है ही नहीं। ना यूक्रेन, रशिया की तरफ से शुरू में थोड़ी सी एक दिखाई गई थी एक उनकी इच्छा कि अगर डिप्लोमेसी से यूक्रेन मान जाए कि वो नेटो के करीब नहीं आए, थोड़ा सा हल निकले और जो रशियन स्पीकिंग एरियाज है वो रशिया के मिल जाए, लेकिन वो भी खत्म हो चुका है। अब यूरोप की इच्छा नहीं है, रशिया की ऐसी कोई इच्छा नजर नहीं आती है। और जैसे कि आलोक मेहता साहब पहले बोल चुके हैं, ये अमेरिका का तो फायदा है, उसकी जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है सप्लाई कर रहे हैं हम, उसकी तो इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। तो मेरे को कोई पक्ष ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो कि इस वॉर को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो। दिक्कत यह है कि अगर ये वॉर चलती रही, कहीं ना कहीं एक ये खतरा पैदा हो जाता है कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और वही चीज है कि इसको कंट्रोल में रखना, लो लेवल वॉर। अब आप कहेंगे कि जो कल ये अटैक हुआ ये लो लेवल तो नहीं था, लो लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी इट वाज नॉट द क्रिटिकल अटैक कि रशिया जो है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर आ जाए। ये वो चीज नहीं थी। ये एक रशिया को जो है अटैक करने वाली बात थी, उसको डीमोरलाइज करने वाली बात थी, लेकिन होगा नहीं ये। तो जहां तक मैं समझता हूँ ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। वॉर ये इस तौर पर चलती रहेगी। खारगिल पर हमला हुआ, इसके बाद में हो सकता है एक दो अटैक कीव के ऊपर हो जाए, दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे पास कितने भी ड्रोन हो, हम आगे आ सकते हैं। ये चलता रहेगा। लेकिन जब तक यूरोप और अमेरिका तैयार नहीं होते हैं कि इसको खत्म करना है, मुझको नहीं लगता कि वॉर खत्म होगी या किसी भी तरीके से ये वॉर आगे बढ़ने का खतरा रहेगा। जी।
पथिकृत पायने, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या डिप्लोमेसी के लिए वाकई कोई जगह नहीं बची है अब तक? और आपने जैसी बात कही थी कि क्या अमेरिका कनाडा में रूस का एक स्टेशन या रूस का एक बेस बनाने की अनुमति नहीं देगा, तो अमेरिका इन चीजों को या तो समझना नहीं चाहता, या अमेरिका चाहता है कि जब तक उससे दूर है ये मसला, तब तक वो जो भी फैसला है उसमें आराम से बैठा हुआ है, तो जड़ में तो अमेरिका हुआ। फिर अनम्यूट कर ले सर पथिकृत अपने को। सॉरी, नहीं कोई आराम से बैठा नहीं है, ये सारे चौधरी मिलकर धंधा कर रहा है। एम्बेसडर गोयल जी भी सही कहा कि वो सारे मिलकर ये बिजनेस कर रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक पाकिस्तान में क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि पाक क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट कश्मीर में अटैक कर रहा है, सिर्फ कश्मीर में टेररिस्ट मारने से जड़ से वो इशू खत्म नहीं होगा। इसी वजह से जिन लोग हथियार दे रहा है यूक्रेन, और पिछले 3 साल से दे रहा है, तो जड़ तो वहीं पे है। तो एक ना एक दिन रशिया का पेशेंस टूटेगा, वो ये समझ जाएगा कि सिर्फ यूक्रेन को पलटवार करने से कोई फायदा नहीं है, तो मुझे फिर जाना पड़ेगा कहीं और। एंड दैट इज वेयर द फियर इज। ओरेशनिक जो मिसाइल 2024 के नवंबर में टेस्ट किया था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उसमें वही स्टेटमेंट था, वही था कि ये तो कहीं और भी जा सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई ये सोचे कि सोवियत यूनियन बनाने की ख्वाब देख रहा था रशिया और इसी वजह से ये हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि सर कोई लिटरेचर दिखा दीजिए जहां पे कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट रशिया का है कि वो फिर से वो ख्वाब देख रहा है। अगर किसी को लगता है कि नेटो का एक्सपेंशन कारण नहीं है, तब तो डिबेट वाली कोई चीज ही नहीं बचा। तीसरी चीज है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये यूरोपियन वॉर में ही सीमित रहेगा। मैं आप देखिए जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ईरान के साथ, ईरान का जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम में क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया है, कभी भी इजराइल बॉम्बिंग करेगा। ईरान बहुत बड़ा एक एलाई है, दोस्त है रशिया की। आप देखिए एक एक जगह पे लड़ाई, इस तरह की सिचुएशन है, या तो ट्रंप की कंट्रोल की बाहर है, ट्रंप को पता ही नहीं कि उसका सरकार क्या कर रहा है। ये मुश्किल है, ट्रंप को पता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, वो तो एक दिन में लड़ाई रोकने वाले बंदे में से वो था ना। हाँ, 24 घंटे में। वो तो ट्रेड शुरू करने वाले लोगों में से। देखिए, सीआईए जैसे काम करता है ना वहां पे, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के भी पूरा कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन बात ये क्या है कि बात न्यूक्लियर जंग की हो ही नहीं रहा है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड में भी तो न्यूक्लियर जंग नहीं हुआ था, लेकिन पैन यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था। यहां पे भी उसका सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, असर सबके ऊपर पड़े। तो और लास्ट में अंततः ये बोलना चाहता हूं कि बार बार रशिया ने एक ही चीज कहा है, इस इशू का, इस मुद्दे का जो जड़ है उसको सॉल्व कीजिए। ये जो हम सोचते हैं ना कि फ्रांस जाके डिप्लोमेसी किया, ये सारे इनके ना ये चूरन खिलाने वाले होते हैं फ्रांस जर्मनी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और ये आप देख लीजिए, इसका डेटा है। जब लड़ाई 2022 में शुरू हुई थी, उसके 1 महीने के अंदर वहां पे सीज फायर का एक नेगोशिएशन शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच। रोका किसने था? यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम बोरिस जॉनसन था, उसने रोका था। रोक कहां से आई थी? ब्रसेल्स से। आई कॉल ब्रसेल्स द डेविल्स डेन। ये सारे नेटो वेटो यूरोपियन यूनियन सबका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है। वहां से बोला गया था कि ये सीज फायर नहीं होना चाहिए। और अंततः मैं और भी ये ऐड करना चाहता हूं, बात जेलेंस्की की नहीं है। 2013-14 में आप देखिए वो जो ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ, रेजिम चेंज करवाया गया था, जिस तरह का रेजिम चेंज बांग्लादेश में करवाया गया। जॉन मैकेन वहां पे क्या कर रहा था, फिर विक्टोरिया न्यूलैंड क्या कर रहा था? प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ। यूक्रेन को रशिया लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि नहीं तो उसका ब्लैक सी वाला एक्सेस बंद हो जाता। तो मुझे लगता है कि इतिहास को पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है, उसके बाद कोई इसके ऊपर हम चर्चा करें तो बेहतर है। क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, आज की लड़ाई नहीं है, और ये लड़ाई प्रोवोक किया जा रहा है ताकि रशिया फिर से बहुत बड़े रिटेलिएट करे और फिर यूक्रेन विक्टिम का गाना गाए, रोना रोए, और यूरोप दिखाए कि देखो रशिया जेनोसाइड कर रहा है। ये बनाया जा रहा है।
ये बनाया जा रहा है। नहीं, इस तरीके के ट्वीट्स, इस तरीके के एक्सपोस्ट डोनाल्ड ट्रंप के आने भी शुरू हो गए हैं और उन्होंने ये तक तो कह दिया पुतिन के लिए कि वो क्रेजी है, यानी पागल हो गए हैं पुतिन। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दोस्त कहते हुए 24 घंटे में वॉर खत्म करवाने की बात कहते थे और आज यूक्रेन के साथ बात कर चुके हैं, मिनरल्स को लेकर यूक्रेन के साथ बात कर चुके हैं, दूसरी चीजों को लेकर जो कि वहां का अर्थ मेटल्स हैं उनको लेकर। तो अब कौन इसको आगे बढ़ा रहा है? इन चीजों को सिरे जोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के अटैक के बाद एक बार मॉस्को ने जो अटैक किया है, फिर से यूक्रेन मॉस्को में बैठक हो रही है। सैन्य अधिकारियों के साथ पुतिन मीटिंग कर रहे हैं अगले हमले को लेकर, और वो अगला हमला खार्किव में होगा या फिर अगला हमला सुमी में होगा, कहां होगा ये नहीं पता। लेकिन ये इशारे जरूर मिल रहे हैं कि अब शायद सबसे फियर्स डेडली अटैक किया जाएगा यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि इस जंग का एंडलेस आगे बढ़ते चले जाना भी किसी के हक में नहीं है, क्योंकि नाटो जितना इसमें आएगा उतना ही नाटो रूस की बाउंड्री पर बैठने के लिए अपनी जगह बना लेगा। आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, समीकरण कौन से साधे जा रहे हैं? क्या पुतिन मैसेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर डोनाल्ड ट्रंप और नाटो मिलकर पुतिन को मैसेज कर रहा है कि अब बदलते परिदृश्य में रूस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, इसलिए रूस को ये सब कुछ करना पड़ रहा है? देखिए, हम तुलना तो नहीं करते, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा, हम भी क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड, वैसे इससे कोई बिल्कुल ही अलग है, उसको यूक्रेन से तुलना भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा एरिया, हम क्योंकि भारत का दर्शक अपने को देखता है तो मैं उसके समझाना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान को खत्म करना नहीं है। हमारा लक्ष्य वहां कौन रहता है, बर्बाद होता है, 3 राज्य बनते हैं, नहीं बनते हैं, 6 बन जाए, मैंने अलग अलग देश टुकड़े हो जाए, हम सिर्फ अपना कश्मीर के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो कश्मीर न देने के लिए अमेरिका, चीन, दुनिया उसके साथ देती है, उसलिए वो भारत के खिलाफ करता रहता है। यहाँ पर रूस जो शुरू का, यदि प्रारंभिक आप उस पर देखेंगे पिछले वर्षों का, मैं पुराना इतिहास पे भी नहीं जा रहा हूँ, केवल ये है कि पिछले दिन मैं लगातार चूंकि फॉलो करता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो रूसी भाषा वाला हिस्सा है, रूस कहते, उनका ये कहना था कि उनको बहुत जाति हो रही थी, इसलिए मैंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम लिया। वो कहते थे कि रूसी भाषा के लोगों को ऐसा किया जाए, जैसे आप कहते हैं हिंदू मुसलमान की तरह, तो हिंदू हो तो बाहर निकल जाए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उस रूसी भाषाई लोगों के उसको उनको लगा कि भाई ये तो, जैसे हम भी कहते हैं कि भाई जो ऐसे सिंधी बोल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सिंधी तो बहुत अच्छे एक से एक लोग हैं, बड़े संपन्न हैं, यहाँ से लेके ब्रिटेन तक। तो वैसे ही उनकी रक्षा के लिए या उनके हितों के लिए कि वो हिस्सा बाद में उनको लगा है कि हम यहाँ रहना गलती हो गई यूक्रेन में, इसलिए यदि हम साथ में चले जाएंगे, ऐसा पुतिन या रशिया को महसूस हुआ होगा, या जो उनको समझ में आया। ये लड़ाई वहां से हुई है। अभी भी उनका लक्ष्य केवल वो है कि रशिया के उस हिस्से पर जिसको वो शुरू में, जिसके लिए उसने लड़ाई शुरू की है, उतना उसे मिल जाए। मैं अभी फिर कहूंगा, इसलिए तो आपसे फिर कह रहा हूं, बातचीत के दौर चलते रहेंगे, जितना हिस्सा मेरा है उतना मुझे मिल जाए, तब तक, जब तक इतने साल लड़ सकता है तो रूस भी लड़ता रहेगा, तेल उसके पास भी है, उसके पास सब बैन लगा दिया, सब कुछ अमेरिका ने सब कुछ प्रतिबंध लगा दिए, तब भी उसका धंधा चल रहा है। अब रूस चीन के साथ भी जो जुड़ा हुआ है, भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आपने डिप्लोमेसी में कहा, आज भी भारत की भूमिका, क्योंकि भारत ये चाहता है कि आर्थिक बर्बादी दुनिया की ना हो, क्योंकि दुनिया की होती तो हमारी भी होगी ना। आज आपने यदि पढ़ा हो, अखबारों की हेडलाइन है कि चीन बड़े पैमाने पर, उनकी एप्लीकेशंस बार बार आ रहा है कि साहब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उनको क्लियरेंस भी मिल रही है। चीन चाहे पाकिस्तान के साथ जो करे, वो पाकिस्तान में तो कोई जाना नहीं चाहता, अमेरिका भी प्रतियोगिता में है, यूरोप भी भारत आना चाहता है। तो भारत ये चाहता है कि दुनिया न लड़े, ना हमें लड़ने के लिए दूसरे को हथियार पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए दे। आज भी डिप्लोमेसी की कोई भूमिका देर सवेर पर्दे के पीछे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ट्रंप की तरह से मोदी जी अनाउंस कर दे, देखो मैं इसको खत्म कर दिया, मैंने रोक दिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इन सब के बीच में धुरी की तरह काम कर सकता है, और कर भी रहा है कुछ हद तक। यूक्रेन के साथ भी आपने देखा होगा, और पुतिन के साथ भी, और ट्रंप के साथ भी जो संपर्क भारत के हैं, वैसा चीन के साथ भी है। वैसे पुतिन और कई बार वो तो मिल ही गए हैं, और ट्रंप भी धंधा करना होता है 30% पे आ गए, 200-250% लगा दिया था टैरिफ, और उस पे आ गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप्लोमेसी भी काम करेगी, लेकिन युद्ध भी चलता रहेगा, हथियारों का धंधा चलता रहे, कारखाने भी चलते रहे दवाई के, और बीमारी भी फैलती रहे। आप बस ये समझ लीजिए, इसका एक लाइन है
मैं वो आपको देश रोक ये रहा हूं चाहते सर। हैं अभी व्लादिमीर जेलेंस्की का एक बयान सामने आया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा रूस को बातचीत की मेज पर आना ही होगा, रूस पर अधिक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मांग की है कि रूसी तेल और टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी अब जेलेंस्की डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं रूस को घेरने के लिए कि रूस के बिजनेसेस जिसमें तेल और गैस का बिजनेस है, टैंकरों का और रूस के तेल के निर्यात का जो बिजनेस है, और साथ ही उसको बातचीत की टेबल पर लाने की बात। तो क्या हम इससे ये समझें कि यूक्रेन अब नाटो और उसके जरिए अमेरिका का वो सहयोग हासिल करना चाहता है जहां पर रूस को टेबल पर लाकर इस बात का एहसास कराया जाए कि सब कुछ का जिम्मेदार रूस ही है। यहां पर सुरेश गोयल जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या वाकई अब जेलेंस्की यही चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली रूस को टेबल पर झुकाया जाए, रूस के उस बिजनेस को चोट मारी जाए जिसके जरिए रूस टिका हुआ है? देखिए मधु जी, ऐसा है कि ये चीजें, ये बातें तो पिछले 2 साल से 4 साल से चलती चली आ रही है कि रूस को कैसे झुकाया जाएगा, टेबल पर आएगा। 2.5 साल पहले भी टेबल पर आया था, अभी भी टेबल पर आने की बात कर रहे हैं। फिर जेलेंस्की ने कहा कि जब तक पुतिन नहीं आएंगे कोई बातचीत तो पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग कंडीशन शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल है ये जो बातचीत की बात है, ये हरकतें हैं, ये ऐसी ही चलती रहेंगी। मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं कि ये बात खाली यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की है कि किसका वर्चस्व रहेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और इसलिए कह रहा हूं कि आलोक जी ने इसका जिक्र किया, पाकिस्तान का, भारत का। देखिए, आप विश्व युद्ध 1 देख लीजिए, विश्व युद्ध 2 देख लीजिए, उसके बाद की लड़ाइयां देख लीजिए। यूरोप में या अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी नजर में एशिया की कीमत एक रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्शन हाउस की के अलावा या एज ए सोर्स ऑफ मनी और कुछ हो। उनके लिए यूरोप की एक जो वर्चस्व है, यूरोप की जो पावर है, वो सबसे ज्यादा अहम है। और हमेशा वो, जहां यूरोप की कोई वॉर शुरू होती है, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि आपके लिए यूरोप की प्रॉब्लम सारे विश्व की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि ये सब चलता रहेगा, इसको रखे ताक पर, हम अपना देखें कि हमारा भला किसमें है, और उस भले को देखते हुए अपना एक आर्थिक विकास करके। चाइना अगर आगे बढ़ा है, चाइना किस लिए बढ़ा आगे कि चाइना ने अपना आर्थिक विकास किया। हमें थोड़ा उससे कुछ एक सीख लेकर के अपना भला देखना चाहिए, अपना भला देखना चाहिए भारत को। जो कुछ भी वहां चल रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर का जो बयान आपने सामने रखा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे दुनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर भारत की या एशिया की प्रॉब्लम है, उसे यूरोप अपनी प्रॉब्लम नहीं समझता। बड़ी खबर यहां पर यह कि बाल्टिक सागर में रूस ने अब बड़ी तैयारी कर दी है। एक लैंडिंग जहाज व्लादिमीर आंद्रीव को लॉन्च कर दिया है। यंतर शिपयार्ड से लॉन्च हुआ है आंद्रीव। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन अब युद्धाभ्यास कर रही हैं, ऐसी भी जानकारियां आ रही हैं। हो सकता है, उम्मीद यह लगाई जा सकती है कि रूस अब एक ऐसा अटैक करेगा जिससे यूक्रेन को कमजोर किया जाए, और कमजोर ही नहीं किया जाए, इसको उस जगह पहुंचा दिया जाए जहां पर नाटो का सपोर्ट लेना भी यूक्रेन के लिए मुश्किल हो जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जुड़े। समय की पाबंदी, समय की कमी के चलते आप सबसे माफी मांगता हूं। समय होता तो और ज्यादा इस चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।